हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूजी पीजी बायोलॉजी। और जैसा कि आपको पता है कि हम 4 पार्ट कर चुके हैं। 2023 के 5वें पार्ट पे हम आए हुए हैं और इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। देखो, जो बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है, लेट मी टेल यू बेटा, देखो ऐसा है कि 2023 बहुत सारे सेट्स में हुआ था। एटलीस्ट 10 सेट थे, कुछ एक क्वेश्चन रिपीट थे, है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने वो चैप्टर वाइज अलाइन कर दिए हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज ही आपके पीवाईक्यू लगाए हैं 2023 के। और पीडीएफ आपको ये ओपन ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम पे, बायोलॉजी बाय सोनिया चहल, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और 2 चैप्टर हैं उनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। अभी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो 16 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं इसको टोटल भी वैसे नंबरिंग वैसे ही लेके चल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन से पार्ट में कहा था। 16 क्वेश्चन उस पार्ट में थे। थर्ड पार्ट में हमने 16 क्वेश्चन किए थे इसके। अभी हम 17वें क्वेश्चन पे है, ठीक है। और ये इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है ये। चलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लैक्टेशन। इट हेल्प मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न. It is triggered by fetal ejection reflex. Mammary glands start producing milk toward the end of pregnancy. Colostrum milk is rich in antigen. तो आप फटाफट से बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। देखो, यहाँ पे आपसे पूछी गई जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट वन। आपको जो बतानी है, करेक्ट वन स्टेटमेंट बतानी है कि हाँ जी ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी। तो फटाफट से आप आंसर कर देंगे, फटाफट से आप क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे भैया। ठीक है, तो पहली बात तो ये करेक्ट वन बतानी है। इट हेल्प द मदर इन फीडिंग न्यूबॉर्न, दैट्स ट्रू। आपको पता है कि जो लैक्टेशन होता है इसका पर्पस क्या होता है, मिल्क टू न्यूबॉर्न बेबी एटलीस्ट 1 ईयर। तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स भी बोलते हैं, राइट। इट इज ट्रिगर्ड बाय फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। इसके अंदर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है जब तक आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स नहीं होगा। ट्रिगर्ड का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ तो ये पास्चराइजेशन हो जाएगा। आफ्टर पास्चराइजेशन मिल्क आपका अपने आप ही क्या है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। अपने आप मतलब जब बच्चे को भूख लगती है तो अपने आप निकलना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। एक्चुअली वो लव हार्मोन नहीं होता है, बट जैसे बच्चा क्राई करता है, जैसे वो रोएगा, उसको भूख लगेगी, राइट। तो मदर के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू कर जाता है बच्चे की वो कराहट सुन के। तो अपने फिर वो ऑक्सीटोसिन है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिल्क रिलीज कर जाएगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। मेमरी ग्लैंड start producing milk toward the end of pregnancy. That's also true. जब आपने कई बार देखा होगा, there are some women जो लास्ट मंथ चल रहा होता है तो उनको एक लिक्विड, येलो लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो लैक्टेशन स्टार्ट ही होता है, ठीक है। एंड में ही, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, जब प्रेगनेंसी हमारी खत्म हो जाती है, पास्चराइजेशन हो जाता है, या फिर उसके आसपास का। कोलेस्ट्रॉल मिल्क इज रिच इन एंटीजन। तो पहली बात तो एंटीजन में नहीं, एंटीबॉडी में रिच होती है। किसमें रिच होती है? एंटीबॉडी में रिच होती है। तो आपको बताना है एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी होगा, राइट। और कौन सी होती है? आईजीजी। आईजीजी होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर वुड बी ए, बी एंड सी, ये आपकी सही है। बाकी क्या है, फोर्थ वन गलत है। आगे देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है, कौन से वाला इनकरेक्ट है, यू हैव टू चूज इट। In human male, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch. Primary spermatocyte undergo mitosis to form secondary spermatocyte. Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. Seminal vesicle, seminal plasma is rich in glucose, calcium and certain enzyme. तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप ह्यूमन मेल की बात करो तो जो टेस्टीज होती हैं वो बिल्कुल एब्डोमिनल कैविटी में होती है, पाउच होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रोटम, ये स्क्रोटम भी बोल देते हैं, राइट। उसके अंदर सिचुएटेड होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर हो और उसी लोअर टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। सो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट। दूसरा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो माइटोसिस, नो इट गो मियोसिस, देन secondary spermatocytes are formed, right. Sertoli cell provide nutrition to the germ cell, that's true. Sertoli cell provide nutrition to the germ cell, that's true. Nurse cell भी बोलते हैं। Seminal plasma is rich in glucose, no it's not rich in glucose, it's rich in fructose, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो इसने क्या कहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है भाई? इनकरेक्ट है बी,
और डी, बी और डी क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सारी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी। तो इनमें से कौन सा वाला आंसर करेक्ट हुआ हमारा, बी एंड डी, आंसर वुड बी 3, करेक्ट। आगे देखो, नेक्स्ट वी आर हैविंग द हार्मोन व्हिच एक्ट ऑन यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। अच्छा हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज है, आपको पता होगा, वी आर हैविंग फीटस, हमारा फीटस होता है प्लस प्लेसेंटा होती है। ये क्या करते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल भेजते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल भेजते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, राइट। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, तो मैंने कहा न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नल है, यानी कि इसके पास कुछ हार्मोन है, दे आर हैविंग सम हार्मोन। तो कौन से हार्मोन आते हैं, मैंने आपको नहीं, आपको यहाँ पे तो मैंने इस चैनल पे नहीं पढ़ाया, मतलब पहले अगर आप उनसे पढ़े हैं तो मैंने आपको सीईओ, कि भाई जो फीटस है, प्लेसेंटा है, वो ऑर्डर दे रहे मेरे को बाहर निकालो, तो दे आर सीईओ ऑफ द वूम, राइट, एट द टाइम। तो सीईओ कौन से हार्मोन है, सी का मतलब हमारा यहाँ पे है कॉर्टिसोल, दिस इज कॉर्टिसोल, दिस इज एस्ट्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीटोसिन। तो ये 3 हार्मोन होते हैं जो आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और फिर यही हार्मोन आपका यूट्राइन मसल के ऊपर, यानी कि जो हमारी सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, सॉरी हाँ, एंडोमेट्रियम होती है, जिसके साथ बेबी अटैच्ड होता है, देन उसके जो 2 नेक्स्ट मायोमेट्रियम होगी, सेकंड वाली लेयर होगी, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन बेबी गेट पार्चुरेटेड। तो यहाँ पे आपके पास हार्मोन विच एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल, तो जो यूट्राइन मसल के ऊपर वर्क करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन, एंड अदर देन ऑक्सीटोसिन वी आर हैविंग एस्ट्रोजन एंड कोर्टिसोल ऑल्सो। एक बार आपका क्वेश्चन आया था, आई थिंक इसी में आया होगा, या तो नीट में भी आया है, एनसीवीटी में भी आया, आई थिंक नीट में भी आया होगा, कि जिसके अंदर पूछा गया था कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर कौन से हार्मोन इंक्लूडेड होते हैं। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे प्रोजेस्टेरॉन कर रहे थे, कुछ एस्ट्रोजन कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे मैम कॉर्टिस थायरोक्सिन भी कर रहे थे। तो रिमेंबर, कॉर्टिसोल सिर्फ है यहाँ पे, थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, रिलीज वहीं से होता है जो पहले भी हो रहा था, बट यहाँ पे प्लेसेंटा और फीटस रिलीज करते हैं कॉर्टिसोल, ये आपको याद रखना है, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। इट्स लाइक कि बेबी जो वूम के अंदर बेबी है, दैट्स द सीईओ देयर, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो फीटस एंड प्लेसेंटा सीईओ रिलीज करते हैं, वो सीईओ है कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। आगे देखो, द पार्चुराइजेशन इज इंड्यूस्ड, सी दैट्स द सेम क्वेश्चन आई टॉक्ड अबाउट। The parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism. Which of the following hormone is not involved in this process? This question is also PYQ of NEET. I think NEET तब start ही हुआ था 2016, NEET 2016 के अंदर, जब ये दोबारा से हुआ था, राइट, 2 बार हुआ था, पहली बार जब NEET हुआ था तो कैंसिल होकर दोबारा हुआ था, तो एट दैट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ था वहां पे, ठीक है। आप देखोगे सीयूईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे नीट के पीवाईक्यू होते हैं, इस बात को समझो, जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं उधर से 70% सीयूईटी का पेपर बनता है। बस इतना है कि नीट के वो जो पीवाईक्यू होते हैं उनका लेवल इजी टू मीडियम वाला होता है, ठीक है। बाकी के जो 30% पेपर है वो आपका हार्ड वाला, तो बाकी 30% अकॉर्डिंगली जाता है, ठीक है। ये आपको मैं समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ, यू विल सी देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, दोज आर नीट पीवाईक्यूज। तो आपको याद रखना है कि आप नीट पीवाईक्यूज को मैं क्यों इंक्लूड करती हूँ, उसके पीछे रीजन ये भी है, आपकी वही 12th में मिलेंगे, 12th की जब बोर्ड एग्जाम्स लोगे तो, ठीक है। चलो, सो हमने पढ़ा था मेलानिन यहाँ पे नहीं होगा, सीईओ अगेन वी आर हैविंग, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बात आई डोंट थिंक सो है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। 1 मिनट दीजिएगा।
चलो, it is composed of head, thorax, neck and tail. The neck region contain a lot of mitochondria. Mitochondria produce energy for the movement of tail. The tail facilitates sperm motility, essential for the fertilization. तो आपको बतानी है करेक्ट वन, जो करेक्ट हो स्पर्म के लिए. तो composed of head, thorax, neck and tail. No, that's not so. thorax नहीं होता है and neck भी नहीं होता, middle piece होता है, head, middle piece and tail, right? तो गलत हो गया. neck region contain mitochondria. No, it contains centriole. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? मिडिल पीस में, राइट? कहाँ होता है? मिडिल पीस में. द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल. दैट्स ट्रू, एनर्जी तो देगा ही. द टेल फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी, एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन. दैट्स आल्सो ट्रू. तो आपका आंसर क्या जाएगा? सी एंड डी. ठीक है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है आपका? मिडिल पीस में. यहां भी लिख देती हूं, हेड, टेल, मिडल पीस. ठीक है. चलो आगे चलो. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर द रिलीज ऑफ व्हाट? किस चीज का? मतलब ज्यादा कौन सा हार्मोन आता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स 3 हार्मोन आएंगे, उस 3 हार्मोन से फिर एक हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन. इस बात को याद रखना, कॉर्टिसोल इजेक्शन नहीं करता कभी भी. ठीक है. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर द रिलीज ऑफ व्हाट? वो 3 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, थोड़ा कॉर्टिसोल, थोड़ा एस्ट्रोजन. जब वो रिलीज होते हैं ना, तो उसके ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? उससे ट्रिगर कौन होता है? उससे ट्रिगर होता है मोर ऑफ ऑक्सीटोसिन. ठीक है. वो थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन होगा, वो मायोमेट्रियम पे गया, कॉन्ट्रैक्ट हुई. जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको और इनहांस करने के लिए मेटरनल पिट्यूटरी और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है. ठीक है. तो देन आंसर इज ऑक्सीटोसिन हियर. थोड़ा ध्यान से करना है, क्वेश्चन काफी इजी है. ठीक है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है. चलो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है. स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक डिवीजन. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम and undergo second meiotic division. Spermatozoa are transformed into spermatid. So you have to choose the correct statement here. तो पहला है स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक डिवीजन. दैट्स नॉट सो. आपका मेयोटिक नहीं होता है, माइटोटिक होता है. कौन सा होता है? माइटोटिक होता है, ये आप याद रखेंगे. अच्छा, मेयोटिक डिवीजन कौन जाएगा फिर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होगी उसके अंदर मियोसिस होता है, और जब उसके अंदर मियोसिस होगा तब उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है. ठीक है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन. देन अगेन रोंग, मैंने अभी भी बताया मियोसिस होगा, मियोटिक होगा. इट्स मियोटिक नॉट माइटोटिक. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम. दैट्स ट्रू, क्योंकि प्राइमरी डिप्लॉयड स्टेज में होती है, और यहाँ पे जब मियोसिस 1 होता है तो वो आपका रिडक्शनल मियोसिस होता है. तो 22N से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्टेज चले जाते हैं, यानी कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो सेकेंडरी के अंदर 23 ही जाएंगे. दैट्स ट्रू. और उसके बाद फिर आपका सेकेंडरी मियोसाइट जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा. दैट्स ट्रू. स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड. दैट्स रॉन्ग. स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ. तो ये उल्टा लिख दिया, ये यहां आना चाहिए और ये यहां आना चाहिए, उल्टा लिख दिया. तो स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? गलत. ठीक है. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? सी ओनली. कौन सी है? सी ओनली. आपको याद रखना है, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है. यू आर हैविंग स्पर्मेटिड. एक आपका सेल है, गोल सा सेल. अब ये जो गोल सा सेल है, इसके अंदर हेड, नेक, टेल है ना, ये वाला रीजन आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा. तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड में नहीं जाते हैं. ठीक है. चलिए, देन नेक्स्ट चैप्टर वी आर हैविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ. आइडेंटिफाई द प्रैक्टिस फॉलो टू अवॉइड STD. जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज होती हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस हम करते हैं? अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, यूजिंग कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कॉइटस, पीरियोडिक सब्सिस्टेंस, इंसर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन द यूट्रस. सी, अगर आप बात करो STD डिजीज, दैट इज वेनरल डिजीज, वेनरल डिजीज को कभी भी फैलने से रोकना है तो उसका प्रिवेंशन क्या होता है? सबसे पहले अवॉइड हैविंग सो मेनी पार्टनर्स. सेकेंडरी ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन. थर्ड वन इज, अगर कुछ ऐसा फील होता है, गो टू डॉक्टर ताकि दूसरा बच पाए. राइट. तो यहाँ पे आपके जो पहले ऑप्शन है, मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करना, है ना, कॉन्डोम यूज करना, दैट्स द करेक्ट वन. बट पीरियोडिक सब्सिस्टेंस का कोई सीन नहीं है. सी,
सेक्सुअल डिजीज जो होता है वो सेक्सुअल फ्लूइड से, है ना, जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स होते हैं हमारे, राइट, उनका जो फ्लूइड होता है उसके ट्रांसफर से फैलता है ना, इसीलिए हमने उसको एसटीडी भी बोला है। तो पीरियोडिक अब्सिस्टेंस के अंदर क्या होता है, पीरियड्स हमारा एक टाइम पीरियड होता है जो हमारा सेफ फेज नहीं होता है ना। तो समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं भैया यहाँ पे, ठीक है, ये सेफ पीरियड है, यहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, वो पीरियड हमारा जो सेफ टाइम पीरियड होता है, जनरली 10 डेज, 5 to 10 डेज जो हम अवॉइड करते हैं, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, कोई प्रोटेक्शन थोड़ी दे रहा है, ये थोड़ी है कि भी पीरियोडिक अब्सिस्टेंस चल रहा है तो हम अब कर सकते हैं कुछ भी, तो कुछ नहीं होगा, वो कोई एक तरीके से मतलब एंटीबॉडी का काम थोड़ी ना कर रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट थोड़ी कर रहा है ना, तो ये आपका नहीं होगा। इंसर्शन ऑफ कॉपर इन द यूट्रस, अगेन फ्लूइड एक्सचेंज करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये भी नहीं रोक सकता, ये भी नहीं रोक सकता, तो वी आर हैविंग जो हम प्रैक्टिस करते हैं ए एंड बी ओनली वुड बी द आंसर। आगे देखो, प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20 आर एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड नॉन मेडिकेटेड। यू नो आपके पास 3 तरीके की आईयूडी होती है, एक आपकी नॉन मेडिकेटेड, एक कॉपर रिलीजिंग, एक हार्मोन रिलीजिंग, राइट। नॉन मेडिकेटेड में आपका एग्जांपल के लिए है लिप्स लूप, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक सहेली, है ना। हार्मोन रिलीजिंग आपका आंसर हो जाएगा, ये हार्मोन रिलीजिंग वाली है। कॉपर रिलीजिंग जैसे कि कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टी लोड है ना, ये कैसी है, ये आपकी भाई कॉपर रिलीजिंग है। अच्छा, इनकी फंक्शनिंग भी होती है, इनकी फंक्शनिंग भी काफी बार पूछी जाती है। तो आपके पास जो कॉपर टी वाला होता है, कॉपर टी एंड कॉपर 7 होता है, जो कॉपर वाले होंगे, कॉपर को रिलीज करेंगे जो, तो आयंस क्या करते हैं, जो हमारा स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम कर देंगे, ठीक है, एज वेल एज फैगोसाइटोसिस भी इंक्रीज कर देंगे यूट्रस में, एंड सो डज द लिप्स लूप, बट दे डू नॉट trigger the fertilization capacity or movement of sperm to get declined, right? तो यहाँ पे हमारा जो non medicated IUD है, that's only work on the phagocytosis phenomena, right? Again we are having hormone releasing IUD, so we all know hormone releasing IUD and oral contraceptive में जो hormone होगा, these are the same, right? and वो क्या काम करेंगे, यूट्रसलिनिन पे काम करेंगे, यूट्रसलिनिन का क्वालिटी चेंज कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे, सो दैट वहां पे इम्प्लांटेशन ना हो पाए, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलो, आइडेंटिफाई द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द फीटस फ्रॉम द फॉलोइंग, एलिजा, विडाल, अमीनोसेंटेसिस एंड यूरिन एनालिसिस। तो एलिजा हमारा एड्स के लिए होता है, विडाल हमारा टाइफाइड के लिए होता है, अमीनोसेंटेसिस होता है जो कि बेबी का जो जेंडर है उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, यूरिन एनालिसिस से कुछ नहीं होता। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में भी आया है। वी ऑल नो ट्राइकोमोनासिस, सिफिलिस, सिरोसिस एंड क्लेमाइडिसिस। सिरोसिस विल बी द आंसर, सिरोसिस कोई एसटीडी डिजीज नहीं है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिस थोड़ी देर पहले हमने किया था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं 2023 में, है तो वही क्वेश्चन बट थिंग इज थोड़ा चेंज कर दिया है, वहां पे उन्होंने ऊपर लिखा था और अब की बार कुछ और बोल दिया, है ना। पहले उन्होंने दिया था भी ये हैं और बताओ कौन से वाले, अब की बार उन्होंने कह दिया अब की बार हार्मोन वाले, अब की बार ऑप्शन क्वेश्चन में है और जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में है, समझ रहे हो, थोड़ा रिवर्स हो रखा है, रिवर्स दे रखा है आपकी बार। सो वी आर हैविंग हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग हमारी LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरेट हो जाएगी। आगे देखो, अमीनोसेंटेसिस इज यूज्ड इन द प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ, अगेन अमीनोसेंटेसिस जेनेटिक मेकअप बताती है। लेट मी टेल यू, अमीनोसेंटेसिस जो है वो क्या बताती है, जेनेटिक मेकअप। तो जब जेनेटिक मेकअप आपको पता चल जाता है किसी भी अनबॉर्न बेबी का, तो आप वहां पे क्या बताओगे, जब जेनेटिक मेकअप है तो आप XX या XY क्या क्रोमोसोम है वो भी तो बता दोगे ना, तो आपका सेक्स ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। देन अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो भी पता चल जाएगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है इनको भी हम बता सकते हैं, रीजन बीइंग हमको पूरी जेनेटिक मैपिंग मिल जाती है। आइडेंटिफाई द टर्मिनल, अच्छा टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल मीन्स लास्ट, जो सबसे लास्ट में करते हैं नॉर्मली, राइट।
Terminal method used to prevent the pregnancy is lactational amenorrhea, sterilization, IUD and periodic subsistence. इसको हम sterilization method, surgical method भी बोल देते हैं, like vasectomy and tubectomy. Vasectomy in the males and tubectomy in the females. आगे देखो, again you are having a list, you have to match it. Tubectomy, copper iron, cervical cap, vasectomy. मतलब काफी easy questions आते हैं यहाँ से, but still you have to go for it. चलो, so tubectomy, as I told you, fallopian tube get cut and tied. So surgical method of sterilization in human females. Correct. Next, copper iron. Copper iron suppress mortality of sperm. Right. Cervical cap, diaphragms, vault and condoms. These are the barrier method. Vasectomy for the male. Right. So we are having A answer. Right. ये हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा. A will be the correct one. अब देखो ये चैप्टर हमारा हो गया है खत्म. So let's go for the next one. Principal basis of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. Let's go for it. So आपको पता है मैंडल बाबा के 3 नियम थे, उसके आ जाते हैं भैया एग्जाम्पल्स के साथ, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो के साथ मैचिंग आ जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा आप. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस. तो आपको पता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करो तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि भैया देखो ऐसा है, पहली बात तो किसके ऊपर बेस्ड था? डाइहाइब्रिड ग्रोथ के ऊपर. ये कहता है कि इफ वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, एंड टू टाइप ऑफ कैरेक्टर्स गेट गवर्न्ड बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स, then they are not related to each other, they are independent of each other. राइट. अगर मैं बात करूं मेरी आंखों के रंग का जो जीन है और मेरे बालों का रंग का जो जीन है, वो ये नहीं कहेगा कि अगर आंखें काली है तो बाल भी काले ही बनेंगे. एज सच कोई केस नहीं होता. ऐसा भी हो सकता है कि आंखें ब्राउन है, बाल काले हैं, या ब्राउन बाल है, आंखें काली है, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. ठीक है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. वो कैसे भी रिकॉम्बिनेशन में किसी के साथ भी बैठ जाएं या रिकॉम्बिनेशन में ना जाए, होमोजाइगोसिटी में रहें, वो उनके ऊपर है. उनका जो प्रोबेबिलिटी बनता है, जो मीटिंग मिलती है आगे उनको, राइट, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिंक्ड नहीं होते कि तू जहां जाएगा अगर तू ब्राउन करेगा तो मैं भी ब्राउन ही कलर दिखाऊंगा. राइट. तो मतलब कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट है दोनों जीन्स, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से. बट ये चीज मैंडल ने मटर के लिए बोली थी, वहां पे वो केस हो सकता था. बट जब थॉमस हंट मॉर्गन ने सेम एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में किया तो वहां पे उन्होंने देखा कि देयर आर सम कैरेक्टर्स जो कि डिपेंडेंट हैं. राइट. लिंकेज का कंसेप्ट दिया. तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैंडल को लिंकेज का पता होता, लिंकेज की नॉलेज होती, तो कौन सा लॉ वो नहीं दे पाता? तो दैट वुड बी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. और डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ ही था डिपेंडेंसी. और ऑप्शन में आप देखोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं. यहाँ पे आपको 9331 दिख रहा है, तो जो इसी की कौन सी रेशियो थी? फिनोटिपिक रेशियो थी. करेक्ट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करोगे तो जहां पे आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में ना तो डोमिनेंसी दिख रही है ना रिसेसिवनेस दिख रही है, देयर इज अ इंटरमीडिएटेड थिंग. राइट. उनके बीच की एक संयोजी कड़ी होती है जो ना तो डोमिनेंट से मिल रही है ना रिसेसिव से मिल रही है. जैसे कि रेड और व्हाइट फ्लावर था एंटीरियम का, क्रॉस कराया तो लॉजिकली रेड होना चाहिए था क्योंकि रेड डोमिनेंट था, बट मिला हमको पिंक, यानी कि ना व्हाइट ना रेड, मिला हमको एक इंटरमीडिएट सिचुएशन. राइट. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस गोज फॉर द फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन. लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करोगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन, वन विल बी डोमिनेंट, वन विल बी रिसेसिव. 3-1 आपका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा. को डोमिनेंस ए भी दोनों आपके डोमिनेंट होते हैं. तो वी आर हैविंग 1-4-2-3, 1-4-2-3. तो ए वुड बी आवर आंसर. आगे देखो, द कैरियोटाइप ऑफ अ पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम. आई थिंक लास्ट क्लास में जब हमने 2022 के क्वेश्चन किए थे, वहां पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि भाई आपकी 3 डिजीज हैं क्रोमोसोमल, टर्नर, डाउन एंड क्लाइनफेल्टर. अगर टर्नर की बात करोगे तो इट्स ऑलवेज इन फीमेल, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोजोमी. राइट. क्योंकि यहाँ पे 2n-1 चलता है, यानी हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते तो -1 विल बी 45. करेक्ट. तो आपका हो क्या जाएगा 44 प्लस XO, यानी ये एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है. क्लाइनफेल्टर में एक एक्स एक्स्ट्रा आता है.
डाउन में 21st की ट्राइजमी हो जाती है ना, तो वो ट्राइजमी के ही एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म मैंने आपको बताया था, फ्रेगमेंटाइज कर लो। प्लियो मीन्स मैनी, ट्रोपिज्म मैनी ट्रेट्स, यानी कि आपके पास यू आर हैविंग अ सिंगल जीन, एट दैट सिंगल जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स, मेनी ट्रेट्स, राइट। तो यहाँ पे थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, हीमोफीलिया एंड एनीमिया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे क्या था, आपको मैंने एक सिचुएशन बताई थी कि वी आर हैविंग सो मेनी अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडी, बट देयर इज अ पर्टिकुलर वन दैट इज फिनाइल एलेनाइन। अब ये फिनाइल एलेनाइन get converted into tyrosine amino acid with the help of with the help of enzyme phenyl hydroxylase. Right? But this enzyme formed by a gene. Obviously बात है, कोई भी एंजाइम है उसका कोई कंट्रोल किसी जीन से ही होगा, राइट। इस जीन से ये आपका एंजाइम बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि आपको पता है ना एंजाइम आर आल्सो प्रोटीनियस। तो अब होगा क्या, नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि भाई हमारा एक जीन होता है जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज बनाता है, और ये एंजाइम जाके फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। Now this tyrosine will work on our body. Firstly, हमारी जो पिगमेंटेशन है उस पिगमेंटेशन के ऊपर काम करेगी। किडनी के अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारी अब्जॉर्प्शन होती है, आपको पता है ना, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ग्लूकोज, बहुत सारा अमीनो एसिड, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट दफा हो जाएगा किडनी से, बट वो नहीं होता दफा, वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कौन करता है उस अब्जॉर्प्शन को, आपका टायरोसिन हेल्प करता है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन की बात करो तो अब्जॉर्प्शन भी आपका कौन करेगा, टायरोसिन ही करेगा। इसके अलावा ओवरऑल ग्रोथ जो है, अलग से जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है वो भी आपकी टायरोसिन से ट्रिगर होती है। बट होता क्या है, होता क्या है, होता ये है कि भाई ये जो जीन है ये हो जाता है डिफेक्टेड हो जाता है ये, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंजाइम था ये देयर इज नो एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम। अगर कोई एंजाइम ही नहीं होगा तो ये फिनाइल एलेनाइन इसकी याद में बैठा रहेगा कि आएगा कब मैं कन्वर्ट हूँ, बट ये तो आना ही नहीं है। तो एक टाइम में ये दुखी हो जाता है, जैसे हम दुखी हो जाते हैं ना किसी पर्सन की वेट करते, वो नहीं आता, चलो ऐसे तैसे करो हम आगे बढ़ते मूव ऑन कर लेते हैं ना, ऐसे ये भी मूव ऑन कर लेता है। बट वही अगेन टॉक्सिसिटी तो कहीं भी आ जाती है। तो भाई ये फिनाइल एलेनाइन मूव ऑन कर लेता है और कन्वर्ट कर जाता है फिनाइल पायरुविक के अंदर, और फिनाइल पायरुविक वो सारे काम उल्टे करता है जो टायरोसिन कर रहा होता है ना। तो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ठीक है, ग्रीन फ्लैग जो काम करता है उसके अपोजिट रेड फ्लैग काम करता है, राइट। ग्रीन फ्लैग इज लॉयल, तो ये भाई सबसे बड़ा चीटर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पिगमेंटेशन करता है, ये डी पिगमेंटेशन करेगा, पिगमेंटेशन होने नहीं देगा। यहाँ पे अब्जॉर्प्शन करता है, ये अब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगा। यहाँ पे ये ग्रोथ बढ़ाता है, ये आपका ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा और मेंटली रिटार्ड कर देता है पर्सन को, समझे। यानी कि देखो एक जीन खराब हुआ उससे तीन तीन करेक्टर्स अफेक्ट हो गए, तीन तीन ट्रेट अफेक्ट हो गए, मिनी ट्रेट एक जीन की वजह से, समझ रहे हो। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी। तो यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल। आगे चलो, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एज आई टोल्ड यू जस्ट अ व्हाइल अगो, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और हमेशा किस में होता है, मेल्स में होता है। आगे देखो, सिकल सेल एनीमिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो हमारे पूरे सिलेबस में देर आर टू डिजीज, जो कि एक का मायोटोनिक डायस्ट्रोफी जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसके अलावा दूसरे का नाम गिवन है, आई एम सो सॉरी फॉर द ढकार, एंड सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, राइट। क्रोमोसोम नंबर 11 एंड 16 से कंट्रोल होती है, ऑटोसोमल एंड रिसेसिव होती है। जब दोनों पे होगा, पूरा सेट खराब होगा तभी दिखेगी। आगे मैं इसको नहीं करूंगी, सीधा चलो। क्रॉस परफॉर्म बिटवीन येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड फीमेल एंड ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल ऑफ ड्रोसोफिला रिजल्ट इन, तो यू नो हमारे पास मैंडल का एक्सपेरिमेंट था, उसे कोई इन्होंने कॉपी किया था काइंड ऑफ, है ना, ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर के ऊपर, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, बट वहां पे आपका जो रिजल्ट था
वो F2 रेशो से डेविएट कर रहा था, F2 रेशो डेविएट कर रही थी फ्रॉम 9331। रीजन बीइंग कोई रिकॉम्बिनेशन वहां पे हमको देखने को नहीं मिला था, राइट। और उसका रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन जो था वो रीजन ये था, लिंकेज वहां पे थी, लिंकेज वाज द रीजन, इसलिए थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको बताया था। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्रोसोफिला? लेबोरेटरी में बिल्कुल ग्रो हो सकती है, मेल फीमेल डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, लेस, जब लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है तो मतलब वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होंगी, तो ये गलत हो गया भाई, लेस नंबर ऑफ वेरिएशन नहीं थी, हाई नंबर ऑफ वेरिएशन था, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो पाएगा। ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन, एज आई टोल्ड यू, 10 to 12 days, यानी कि 2 weeks। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, केस आ चुका है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क विद ड्रोसोफिला? कौन से ने काम करा भाई? कॉरिन ने नहीं, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। आगे चलो, साइंटिस्ट हु नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। तो ये तो भाई आपको पता है, हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी देने वाले महाशय थे, जिन्होंने मेंडल के काम के अंदर वेक्टर वर्ड हटा के बस क्रोमोसोम रख दिया, है ना। तो वी ऑल नो सटन भावरी, दीज वर द वन जिन्होंने इमिटेट किया था किसको? मेंडल के वर्क को, वर्क को नहीं, मतलब उनके जो लॉज थे उनको जो था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू द कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, यस, नो, इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये कैसा है? दिस इज एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है एंड रिसेसिव डिजीज है, इट्स अ रिसेसिव वन। तो हमारे पास इधर है कलर ब्लाइंडनेस इज अ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, नहीं, एज आई जस्ट टोल्ड यू। बॉयज आर मोर लाइकली टू बी कलर ब्लाइंड देन गर्ल्स, बिल्कुल, क्योंकि रीजन बीइंग फीमेल्स हैविंग two chromosome, one pair of X chromosome like XX, but males are having XY। अगर एक ही X है, अगर वो भी खराब निकला तो भाई हो गया काम। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। वैसे तो हमारा ऑप्शन आ गया है, फॉल्स बताना था, तो वो हमारा 1 है, बट अ डॉटर विल नॉट बी नॉर्म, ठीक है, बाकी ऑप्शन ठीक है। डॉटर बिल्कुल नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती अगर उसकी मम्मी कैरियर हो और पापा कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है नॉर्मल वाला जीन आ जाए। कलर ब्लाइंड पीपल जनरली फेल टू डिस्क्रिमिनेट रेड एंड ग्रीन कलर, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो एक आपका है, फर्स्ट आ जाएगा आंसर, क्योंकि फुल स्टेटमेंट वही है। आगे देखो, डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पॉड कलर, ओके, सो याद बताना है। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइक येलो वाज द डोमिनेंट इन सीड कलर, बट दैट्स नॉट द केस विद पॉड कलर। एक्चुअली पॉड ग्रीन, अंदर से येलो बटर निकले, धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, बट डोमिनेंसी में यही चलता है भैया। तो डोमिनेंट ट्रेट ऑफ पॉड कलर था दैट वाज ग्रीन एक्चुअली, राइट। तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, लेट मी चेक अदर्स। चलो, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन ऑन अ क्रोमोसोम, दैट इज अ लिंकेज, दैट इज लिंकेज। ट्रेट जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, यानी पॉलीजेनिक कंडीशन यहाँ पे होगी, राइट। सिंगल ट्रेट एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, दैट्स प्लियोट्रोपी, एंड यहाँ पे हमारा आना है फिफ्थ। लेट मी चेक द अदर्स। सो ओके, तो यहाँ पे ये आपका होना चाहिए let me correct it। ठीक है, दैट्स ओके। तो ठीक है, चलिए आगे देखो। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कलर ब्लाइंडनेस। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रिपीटेड बहुत है यहाँ पे। आप देखोगे सीवीटी जो है ना, टोटली कॉपी पेस्ट है नीट का, टोटली बोर्ड्स प्लस नीट पीवाईक्यू इज इक्वल टू सीयूटी भैया, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है अच्छे से। चल, तो आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चन जो यहाँ पे मिलेंगे, आप बोर्ड्स के भी पीवाईक्यू देख रहे होगे, साथ में नीट के भी देख रहे होगे। 30% बोर्ड, 70% नीट पीवाईक्यू, ये आपका सीयूटी का पैटर्न है,
ठीक है। और इसके अंदर एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो न्यूली फॉर्म्ड हो, नया बना दिया हो, वही पीवाईक्यूज आते हैं, कॉपी पेस्ट चलता है टोटल। अगर आपने 12th बोर्ड के प्लस नीट के पीवाईक्यू अगर कर लिए ना, तो ट्रस्ट में आप आराम से 90% स्कोर कर जाओगे बायो में, आराम से। थोड़ा बहुत तो सेंस भी लगानी पड़ती है, बिल्कुल इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं होता, क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होती है, स्टेटमेंट होती है, बट विद द स्मॉल मॉडिफिकेशन, राइट। इम्प्रोवाइज तो कर ही रखा होता ना थोड़ा बहुत। चलो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द ड्रोसोफिला, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को लेके जो सही है, सही वाली बतानी है। वी आर हैविंग ट्रू स्टेटमेंट जो हमको निकालनी है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बिल्कुल सही है। कौन से क्रोमोसोम पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है, दैट्स ट्रू। सफरर्स आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन, दैट्स आल्सो ट्रू, ठीक है। अकर इन 8% इन मेल्स एंड 0.4% इन फीमेल्स, ओके। That's also true. The defect is due to mutation in genes present on, no, not on Y, it's on X. ठीक है, सो आपका D गलत है, बाकी सारे सही हैं। सो A B C is the true one, ठीक है। आगे चलो, I think this is the last question of this chapter. And the two closely linked gene HBA and HB2 are associated with अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया। सो इफ यू रिमेंबर, आपके पास ना आता है HbA1 एंड HbA2। ए दिख रहा है, HB, H मीन्स हीमोग्लोबिन, A अल्फा, तो HbA1 एंड HbA2, A मीन्स अल्फा here, अल्फा थैलेसीमिया। What if we are talking about beta? Then there will be HBB, like this, small b and then capital B. This B symbolize beta and this B symbolize hemoglobin B, right? So answer is 1. And next chapter we are having is molecular basis of inheritance, and ये जो चैप्टर है इसके जो PYQs है ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो ये वाला चैप्टर प्लस इवोल्यूशन हम करेंगे, हो पाया तो, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चंस काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, तो वही हो पाएगा भाई अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे ऐड ऑन कर दूंगी अगला कोई चैप्टर होगा तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई थिंक आपको पीडीएफ का पता है कहाँ मिलेगा, बायोलॉजी बाय सोनिया चहल, इट्स एन ओपन टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन ज्वाइन इट फॉर द पीडीएफ एंड नोटिफिकेशंस। इफ यू लाइक द वीडियो, if it helped you, then you can like the video, you can share it to your friends, you can subscribe the channel for more videos, and for more love you can drop down some gulabi dil in the comment section, right? So that's it for the day, milte hain next class mein, abhi ke liye itna hi, bye bye and have a nice day, bye.